धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कहते हैं या कहा गया है या आप लोगों ने सुना भी होगा कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। लेकिन आज पत्रकारिता का जो बुरा हाल हुआ पड़ा है, किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस मीडिया से लोग उम्मीदें रखते हैं, वो मीडिया आज लोगों का दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है। सिर्फ नफरत, डर फैलाने का काम लग रहा है। लोग बर्बाद हैं। राजधानी दिल्ली में जगह जगह सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। कुछ पत्रकार हैं जो दिखा भी रहे हैं, लेकिन असल में जिसकी जिम्मेदारी है, जो मुख्य धारा का मीडिया, जो मैंने सिर्फ मीडिया कहलाता है खुद को, वो कहीं और ही गायब है। वो गुणगान कर रहा है, हाथी की खिचड़ी खा रहा है, मतलब जानवर की खिचड़ी खा रहा है और उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। छोड़ देते हैं उन चीजों को। आप कहेंगे कि इतनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? भड़ास इसलिए निकाल रहा हूं कि इस देश के अंदर एक आवाज हुआ करती थी, मार्क टेली की, जिनको सर कहा जाता था, सर मार्क टेली। और जब वो आवाज गूंजती थी बीबीसी पर, तो लोग कान धरकर सुनते थे। और रेडियो ही हुआ करता था और मानते थे कि जो बताया गया वो सच है। तो हमें भी उस शख्सियत को याद करना चाहिए, क्योंकि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और जिन्होंने उनको सुना और कब से सुनना शुरू किया और कब तक सुनते चले गए और आज तक उनके बारे में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि सर मार्क टेली ने कई किताबें भी लिखी हैं, उन्हीं सब पर आज हम एक बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर नवीन झा जी। वो एक प्रोफेसर हैं, लिखते भी हैं। सोशल मीडिया आप अकाउंट्स उनके देखेंगे तो उस पर भी वो अपने विचार रखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्कार। मेरा बड़ा पहला अच्छा सवाल लगा आपसे आपके अगर बीच ये में हो, आकर। मेरा पहला सवाल अगर आपसे ये हो, तो एज ए लिसनर आपने मार्क टेली, सर मार्क टेली को कब सुना? अ, मुझे याद आता है कि मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था और उस समय मैं बीबीसी सुना करता था। और पुराने लोगों को याद होगा कि बीबीसी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों के लिए कार्यक्रम करता था। आधे आधे घंटे का कैप्सूल उनका हुआ करता था और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता था और वो रेडियो पर होता था। तो आज की पीढ़ी को हैरत होगी कि आधे घंटे में कैसे खबरों को वो रख देते थे। पहले होता यह था कि बांग्लादेश से बांग्लादेश के लिए बंगाली में प्रोग्राम आता था, फिर हिंदी में, और उसके बाद पाकिस्तान के लिए उर्दू में खबर आती थी। तो कभी कभी ऐसा होता था, मैं जब जग जाता था तब सुन लेता था। तो चूंकि मैं बंगला भी समझता था थोड़ी बहुत, उससे ब्रश अप हो गया मेरा बंगला। बांग्लादेश की भी खबर सुन लेता था। बची खची कसर उसकी पूरी हो जाती थी हिंदी वाले में। और कहीं सोने में देर हो गई तो उर्दू में सुन लेता था पाकिस्तान की खबर। पाकिस्तान के लिए भी वो प्रसारित करते थे अपनी खबर। अच्छा, उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया कि बीच बीच में लोगों की आवाज आती थी, जैसे ये सतीश जेकब साहब का भी नाम आ जा रहा है और वो उनके असिस्टेंट थे। फिर उसमें मार्क टेली की भी रिपोर्टिंग आने लगी और बीच बीच में जो इनकी रिपोर्टिंग आती थी बड़ी प्रभावशाली होती थी। और हमें लगता था कि ऐसा हो रहा है देश में, जो ये आदमी बता रहा है, जो ये संस्थान बीबीसी बता रहा है, यही चीज हो रहा है। ये दिखता था, ऐसा नहीं दिखता था कि हो कुछ और रहा है और दिखा कुछ और रहा है। मतलब मनरेगा मैं में अगर आपको जैसे यहां कि पे रोकूं और मैं ये कहूं कि आप बीबीसी को जानते थे पहले या बीबीसी को पहचानते थे, मार्क टेली को आपने बाद में पहचाना? जी, बाद में, ये बाद में पहचाना। सत्य तो यही है कि मार्क टली को जब बीबीसी नहीं सुनता तो कैसे जानता, पहली चीज। और हाँ। बच्चा था ना, इंटरमीडिएट हम्म। का बच्चा था और हम्म। सुनता था, यही अच्छी बात है। आजकल के बच्चे पता नहीं ध्यान देते हैं इन सब चीजों पर या नहीं। हम्म। तो उस समय से सुनना शुरू किया। वो यो हनी ग्रेजुएशन में सिंह को आया। सुन रहे हैं आजकल के बच्चे, यो हनी सिंह को सुन रहे हाँ हैं। हाँ। जी, जी, हाँ। तो वो 1979 का दौर था जब मैंने सुनना शुरू किया। फिर सुनते चला गया, एक आदत हो गया, एक मेरे जीवन का हिस्सा हो गया। सुबह उठना और बीबीसी सुन लेना, ये तीन स्लॉट जो आधे आधे घंटे को होते थे, इनमें से जो मिस भी हो जाए तो कोई नहीं, हिंदी वाला सुन लिया, हिंदी वाला नहीं सुन पाए तो। एक सुभाष बुधवार भी हुआ करते थे, हम्म। मैं उनको भी याद करना चाहूंगा बीबीसी के।
और हिंदी सर्विस बांग्लादेश के लिए होता था। तो बड़े अच्छे ये सब रचे बसे हैं हमारे मन और मस्तिष्क में। जी। और बाद में ये मार्कटली आपने पूछा, मार्कटली को मैं याद करता हूँ, मुझे मन में जब बस गया मार्कटली, वो ये था 1984 में जो सिख दंगा हुआ था, जो बिहार में भी हुआ था थोड़ा बहुत, तो ये यूपी में भी, दिल्ली में भी हुआ था। तो मार्कटली की वो लाइन मुझे याद है, मैं जिधर भी देखता हूँ बस धुआं ही धुआं नजर आता है। दिल्ली के सिख दंगे पर उन्होंने कहा था, और वो यादगार लाइन थी। उसके बाद हमने बोकारो में भी देखा था दंगा होते हुए। तो एक लगा कि यह आदमी जो रिपोर्टिंग कर रहा है, न पक्ष में कर रहा है न विपक्ष, जो स्थिति है वो जनता को उससे रूबरू कर रहा है। और उसके ठीक बाद है, बहुत सारी बातें मार्कटली, ये किताबें पढ़ी मैंने, वो बाद में मैं मैं आऊंगा बताऊंगा। किताबों पे तो सर, किताबों पे बात करूंगा मार्कटेली की, लेकिन अभी मैं मार्कटेली की आवाज पर बात करना चाहता हूँ। वो आवाज जब जी जी बीबीसी पर जी गूंजती थी तो दुनिया उसको सुनती जी, थी। आपने बताया कि 84 में हाँ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो दंगे बवाल हुए जिसमें सिख मारे गए, उससे आप ज्यादा मुतासिर हुए, ज्यादा प्रभावित हुए मार्कटेली की आवाज से। लेकिन जब हम इतिहास के पन्नों को जी उलटते हैं तो लोग पाते हैं कि जब बांग्लादेश बना, जब हमारी पाकिस्तान से जंग हुई, उसमें मार्कटेली ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। राजीव गांधी की जब हत्या हुई, इस पर मार्कटेली ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया, उस पर मार्कटेली ने जो है बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे एज ए प्रोफेसर, क्योंकि आप पढ़ाते भी हैं और लिखते भी हैं, अगर तुलना करवाऊं तो आप सबसे अच्छी रिपोर्टिंग कहाँ पाते हैं मार्कटेली की? देखिए, मार्कटली की रिपोर्टिंग जो है, हर छोटी घटना को वो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेषित करते थे। वो कुंभ हो, वो नागा साधुओं के बीच हो, वो इमरजेंसी के विरुद्ध जैसे बोलते हैं, इमरजेंसी में भी इन्होंने बड़ी अच्छी पत्रकारिता की थी। हालांकि मैंने ये पढ़कर मैं ये बता रहा हूँ, ये पढ़ी हुई बातें बता रहा हूँ, आलोचकों की कही हुई बातों को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था, इमरजेंसी को मैं उतना समझता नहीं था। हम्म। लेकिन ये एकदम निष्पक्ष होकर के इन्होंने लिखा, और आज पत्रकार को ये दम नहीं लिखा सकता है। दौर हम्म। हालत तो ये हो गई थी अकरम भाई, हम्म। कि मार्कटली कोई खबर ना भी लिखे ना, और हम्म। सरकार के विरुद्ध अगर खबर हो और हम्म। आलोचना ज्यादा हो, तो हम्म। जो छपवाता था खबर, जो लिखता था खबर, वो अपना नाम नहीं डालता था, वो मार्कटली के हवाले से बोलता था। एक भारी हम्म। भरकम नाम था। कई बार तो मार्कटली कहते थे, भाई ये खबर हमने नहीं, जैसे हम्म। कि एक खबर देखिए कि पाकिस्तान में खबर आई कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही थी, तो 3-4 मंत्रियों ने उसका विरोध किया। ये खबर पाकिस्तान में चली। हम्म। उस समय विद्याचरण शुक्ल थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और वो इंदिरा गांधी सरकार में बहुत अजीज मंत्री थे उन लोगों के। तो हम्म। उनको बुला के हम्म। कि पूछा कि ये आपने खबर लिखी है? इन्होंने कहा हम्म। हमने नहीं लिखी, हमने नहीं लिखी है, लेकिन अगर विद्याचरण शुक्ल साइन कर दें कि ऐसा हुआ था, तो मैं कल ही छापूंगा इस खबर को। हम्म। तो डरते नहीं थे वो। उनको कहा कि आप साइन कर दीजिए सेंसरशिप को, आप जो आप अपनी खबरों को भेजने से पहले हमें दिखलाइएगा। उसमें एक सेंसरशिप का दौर था। उन्होंने ठीक है। साफ मना कर दिया, और सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया, कहा कि आप यहां नहीं करेंगे इंडिया में रिपोर्टिंग, और वो चले गए। हम्म। लेकिन झुके नहीं, झुके नहीं, चले गए। ठीक है, वहां यहीं पे मैं स्टीलर्स सवाल के करना हवाले चाहता से हूँ। खबर करते। यहीं पे मैं सवाल करना चाहता हूँ। वो मार्क टेली का स्टाइल था, या वो मार्क टेली की शख्सियत थी, या वो बीबीसी का दम था जो इस तरीके से उनके अंदाज में दिखता था, रिपोर्टिंग में दिखता था? कैसे दोनों चीजों को मिला के देख सकते हैं हम, या हम कह सकते हैं कि मार्क टेली की शख्सियत ही ये थी? नहीं, मैं देखिए, मैं एक बात कहूंगा, उस समय का जो बीबीसी का दौर था, जैसे मैं अभी सुभाष बुधवार की बात कर रहा था, सतीश जैकब की बात कर रहा था, ये सारे बड़े ही अच्छे, प्रभावशाली और बड़े पत्रकार थे। अब इसमें स्टारडम मैं क्रिएट नहीं करना चाहूंगा। आजकल हर चीज को स्टार वैल्यू बना करके किसी एक को पेश किया जाता है। तो बीबीसी में ऐसे बहुत सारे लोग थे, हम्म। बहुत सारे लोग थे बीबीसी में। इसका मतलब है कि बीबीसी में उस समय स्वतंत्रता थी, ऑटोनॉमी थी, और पत्रकारों को पूरी आजादी थी। वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, वो विवेचना करते थे, वो समझते थे सारी चीजों को।
एक विवेचना नाम से एक पत्रकार है, अभी मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा, वो आज भी प्रोग्राम देते हैं। उस समय जो बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, सक्सेसें हुई थी उनकी, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। तो एक नहीं थे, बहुत सारे थे, और ये कल्चर था। आजकल मतलब आप ये हीरोवर्शिप हो कहना गया चाह है। रहे हैं कि ये बीबीसी का दम था, ना कि किसी अकेले पत्रकार जी का, सर मार्क टेली का दम था, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बीबीसी की टीम का दम था, मैं ये कहूंगा। ये अच्छा। बीबीसी की पूरी टीम थी, पत्रकारों की, और बीबीसी का संगठन था, हम्म। संस्थान था, जिसका वैल्यू सिस्टम था, जो लेकिन आजादी मुझे लगता देता है था, सर, और सब। मुझे लगता है कि सर मार्क टेली के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में बोलते हैं कि आधा अंग्रेज पूरा हिंदुस्तानी 9 साल की उम्र में पढ़ने के लिए वो शख्स यहाँ पर विलायत चला गया, विलायत से पढ़ के देश का आजादी मिल चुकी है, वो चाहता वहीं रुक जाता, लेकिन वो शख्स भारत से, हिंदुस्तान से प्यार करता था। वो यहाँ वापस आया 1965 में, उन्हें पत्रकारिता में कदम रखा, एक्सीडेंटल पत्रकार बने, वो तो बीबीसी में मैनेजर बनने गए बिल्कुल। थे। लेकिन जिस तरीके की वो रिपोर्टिंग करते थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, तो क्यों ना मैं कहूं कि आप उनकी शख्सियत के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर रहे हैं, बीबीसी को ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बीबीसी का मैं वो नहीं करूंगा। मैं बीबीसी को भी क्रेडिट दे रहा हूँ, उस दौर के बीबीसी को मैं बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ। और मैं हम्म। मार्क सली साहब का मुरीद हूँ, मैं उनका हम्म। एक फैन हूँ, हम्म। मैं उनका मुरीद हूँ। यहाँ भी दिल्ली में भी मैं उनसे मिला, मैं जानता था वो कहाँ रहते हैं, मैं जानता था वो क्या करते हैं, मैं जानता था कि वो कौन सी किताबें आजकल लिख रहे हैं, मैं ये भी हम्म। जानता था कि उन्होंने क्यों बीबीसी छोड़ा। तो मैं उनका तो फैन हूँ, मैं नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उनको मैं बहुत खुश हूँ आज उनको श्रद्धांजलि दे करके, और एक बड़ी शख्सियत थे। लेकिन ये वही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर मैं बीबीसी की प्रशंसा कर रहा हूँ, इसका मतलब यह ना समझा जाए कि मैं कमतर आंक रहा हूँ मार्कसली साहब को। और ऐसा भी नहीं कि अगर मैं मार्कसली साहब की बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ तो बीबीसी, ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं सहअस्तित्व मैं था। अपने सवाल को और सहअस्तित्व। आगे ले जाता हूं, मैं आपको फिर रोक रहा हूं, पर अपने जी सवाल को और ले जाना चाहता हूं। जी जी लोग जी ये जी जी, कहते हैं बेशक। सर मार्क टेली जो है वो ही बीबीसी की आवाज जी। थे, और उन्हीं के दम से बीबीसी को बीबीसी होने की पहचान मिल पाई भारत के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी से पूछिए बीबीसी को, जिन्होंने उस दौर में सुना है 70 में, पूछिए सुभाष बुतवार क्या थे, सतीश हम्म। जैकब क्या थे, पूछिए, बताएंगे वो। ये हम्म। तो आजकल अज्ञानता है, मैं इसको स्पष्ट कहूंगा। और मैं कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, हम्म। क्योंकि मैं उस समय का जन आप की बैलेंस जनता करने हूं। की कोशिश कर रहे मैंने हैं कि कोई ये ना कहे कि एक आधा अंग्रेज पूरा भारतीय पत्रकार, हम उसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, तो दो चार पत्रकारों का और नहीं साथ में नहीं जिक्र कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे ध्यान में सुभाष बुधवार अभी आया, मैं बैठा जब हम्म। आपसे बात करने के लिए, तो अभी मुझे हम्म। याद आ गया वो सुभाष बुधवार, हम्म। मैं सुभाष बुधवार हूँ, वो गूंजती हैं वो आवाजें, तो पीछे अगर आप उनका आवाजें। जिक्र कर रहे हैं, तो फिर तो आप उस दौर के इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के लोगों का भी जिक्र करेंगे ना सर, इमरजेंसी के दौर में अगर कर ही हम रहे हैं जानते तो। हैं, चूंकि चूंकि जी 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 जी, अब हमारे इसमें जनसत्ता में भी बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, प्रभाष जोशी जैसे विद्वान रहे हैं। तो हाँ। इतने लोग हुए हैं, इतने लोग हुए हैं, चूंकि आज हम मार्क्सली पर विषय है, तो हम्म। इसलिए मैं बीबीसी का ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ, बीबीसी के हम्म। पत्रकारों का ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ। ऐसे मैं हम्म। पत्रकारिता के इतिहास ठीक में है, अगर जाऊं तो बहुत सारी। वक्त का जी तकाजा है, हम सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। मेरा सवाल एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर वो क्या चीज थी जो सर मार्क टेली को भारत खींच लाई, और आखिरी दम तक वो भारत में ही रहे? उन्हें भारत से इतनी मोहब्बत हुई तो कैसे हुई? आपने उनकी किताबें पढ़ी होंगी, क्या लिखते हैं वो इसके बारे में? ठीक है। जी जी। देखिए, 1936 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में। ब्रिटिश शासन था, अपने शबाब पर था, अभी विश्व युद्ध हुआ नहीं था, भारत के आंदोलन, भारत में जो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा सब हो चुका था, लेकिन हुक्मरान थे। और इनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अंग्रेज बिजनेसमैन थे, जो कलकत्ता में रहते थे। तो हर अंग्रेज जो यहाँ रहता था, जो प्रभावशाली व्यक्ति था, स्वाभाविक है उस समय पश्चिम की यूनिवर्सिटी जो थी नामचीन थी। तो साहब इन्होंने भी अपने बच्चे को, पहले तो इन्होंने स्कूल भेजा, बोर्डिंग स्कूल में, वो इंग्लैंड भेजा, स्वाभाविक था भेजना, क्योंकि ये ब्रिटिश थे ना, हमारा देश ही ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, कलकत्ता में हम्म। रहते थे, इनको वहां भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन देखिए, एक बच्चा जो होता है स्कूल जाने से पहले, जब कलकत्ता में ये रहे मार्कसली, तो वो भी आम बच्चों की तरह थे, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना,
हिंदू के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, क्रिश्चियन के बच्चे, देसी बच्चे, विदेशी बच्चे, वो सब बच्चे हम्म होते हैं, उनकी संवेदनाएं बच्चों वाली होती थी। इनका हम्म एक जिक्र आया है कि ये बच्चों से हिंदी सीखते थे, ये बच्चों से हिंदी बोलने की कोशिश करते थे, बंगला बोलने की कोशिश करते थे बंगाल में। और इनकी जो वो आया थी, जो इनकी देखभाल करती थी, जिसको नैनी कहते हैं अंग्रेजी में, वो हम्म नैनी इनको डांटती थी कि यू बिलोंग टू रूलिंग क्लास, आप शासक वर्ग से हैं, हम्म आप शासक वर्ग से हैं, आप हिंदी क्यों सीखते हैं? लेकिन हम्म बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने परिवेश से घुल मिल जाता है। तो बचपन हम्म की वो परवरिश, वो उसको बहुत, मुझे लगता है इसकी साइको एनालिसिस अगर करें तो हम्म। परवरिश का असर था, हिंदुस्तान से प्रेम। तो और वो हर नौ बच्चा साल जहां जो पैदा होता बिताए, वहीं का, जो वो 9 साल बचपन के यहाँ बीते, जिसके बाद वो विलायत चले गए, वो 9 साल ही उनको वापस हिंदुस्तान खींच लाए। वो हाँ वो था, वो उनके जहन में बसा हुआ था। हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत, दोस्त, लोग, उनको उनके जहन में था। और प्लस एक बात और देखिए ना, पत्रकार वो होता है जो चैलेंजिंग सिचुएशन में जाता है, हम्म जहां चैलेंजिंग सिचुएशन हो। अब एक अंग्रेज की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत बड़े लेखक हुए हैं, हम्म रूडियट किपलिंग हिंदुस्तान में रहे, उन्होंने हम्म हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा। हम्म और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, रस्किन हम्म बॉन्ड हैं, देहरादून में आज भी जीवित हैं, और बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी हैं। कौन गौर हम्म करेगा कि हिंदुस्तान के शहर के बच्चों की, मसूरी की, दार्जिलिंग की पहाड़ों पर रहने वाले हम्म लोगों के बारे में हम्म कितनी अच्छी बातें वो लिखते हैं। तो हम्म इसी क्रम में आप इनको, मार्क्स अली साहब को भी समझिए, वो जो बचपन था ना, उनका हम्म फॉर्मेटिव ईयर था। प्लस ये पढ़ाई लिखाई जब हुई, तो उसके जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, वहां का खुला माहौल होता था, वो जी। जानते थे कि भारत में क्या हो रहा है, उनको हम्म पता चल गया था कि भारत में क्या हो रहा है। और वहां चैलेंज था, जहाँ चैलेंज होता है वहीं पत्रकारिता की प्रवृत्ति का आदमी होता हम्म है। और मैं आपसे अकरम भाई ये कहना चाहूंगा कि ये पत्रकारिता की इन्होंने पढ़ाई नहीं की, हाँ इन्होंने जो पढ़ाई की वो थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, हाँ हाँ हाँ। इसकी पढ़ाई की। लेकिन बिल्कुल। इनका रुझान उसमें नहीं था, उनका रुझान नहीं था। अब कामकाज हम्म करना होता है तो नौकरी मिल गई हम्म तो मैनेजमेंट वाले में आ रहे थे, कुछ और काम हम्म मिला। लेकिन जब हम्म यहाँ आए, जब यहाँ आए तो वो उन्हें ये जो उनके दिल की जो मतलब आवाज थी, हम्म पत्रकारिता थी, लोगों के बीच में जाना था, उसकी हम्म समस्याओं को सुनना था, उसको सरकार को बताना था, ये हम्म कॉलिंग थी, दिल की जो हम्म। आवाज होती है। ठीक है। तो उसी आवाज ले आया हम्म। वो। चलिए, अगर हम आज के दौर में तुलना करें, जो वर्तमान दौर है, जिसमें आज जो लोग बैठे हैं उन्होंने पूरी एक रूपता थोप कर रख दी है उस भारत के ऊपर, जिसको अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। रात दिन बस एक ही चीज में लगे पड़े हैं, चाहे कितने बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन मन के अंदर जो गंदगी है वो निकल ही आती है। अगर उस दौर में जहां बोलना बड़ा जुल्म हो गया, ट्वीट करने पर एफआईआर हो जाती है, पत्रकारिता तो छोड़िए, तुलना करें तो किन पत्रकारों को मार्क टेलिंग की पत्रकारिता के करीब पाएंगे? देखिए, मैं एक नए पत्रकार की बात करूं, सौरभ शुक्ला को देख लीजिए, सौरभ हाँ शुक्ला को देख लीजिए, हाँ। सौरभ शुक्ला को देखिए कि वो ठीक है। संभल में मस्जिद टूटता है वहां जाते हैं, अंकिता हाँ। भंडारी का केस होता है वहां जाते हैं, पहाड़ पे हम्म जाते हैं, वो दिल्ली आते हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के, शंकराचार्य जी पर जो जुल्म आजकल हो रहे हैं तो हम्म उस पर बोलते हैं। आज जो हम्म। वो एसडीएम साहब ने जो इस्तीफा दे दिया, सिटी ये मजिस्ट्रेट। प्रोविंशियल सर्विस, हाँ सिटी सिटी मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट साहब, नहीं ये जो हम्म। कहाँ अभी जो इस्तीफा दे दिया बरेली है, में वो उस अलंकार पर, अग्निहोत्री। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री, तो उसके हम्म बारे में वो करते हैं। तो ही इज हम्म एवरीवेयर, देश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो वहां हम्म जाता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तथ्यात्मक रूप से लिखता है, ये हम्म डाटा दे करके। तो इस एक हम्म। तरह की मुझे लगता है कि इसी प्रकार की पत्रकारिता वो भी करते थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, और उन्हें ठीक है। ग्राउंड रिपोर्टिंग से बहुत लगाव था ये। हम्म। एक ये भी तो चीज हो चलिए सकती है साहब। ना सर, उस दौर में, उस जमाने में गिने चुने लोग हुआ करते थे, गिने चुने लोगों में से एक दो का नाम हो भी जाता था। आज चारों तरफ इतनी भीड़ हो गई है, जिसकी मर्जी आता है वही सोशल मीडिया पे जाता है, अपना अकाउंट क्रिएट करता है, और ऐसे पत्रकार वो अपना हुनर दिखाने बताने लग जाता है, तो भीड़ है। तो भीड़ में पहचान बनाना बहुत मुश्किल है। उस टाइम पे गिने चुने लोग थे, तो सर मार्क टेली सर बन गए। ऐसा नहीं,
मैं बिल्कुल असहमति जाहिर करता हूँ, मुझे इजाजत हम्म दीजिए, आपसे असहमत हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको हैरानी होगी, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे पत्रकार हुए हैं। आपको हैरानी होगी, आप कह रहे हैं बहुत सारे पत्रकार थे, जब पत्रकार ही नहीं थे, हमारा जो पहला पत्रकार था बंगाल गजट जिसने निकाला था, हम्म उस पत्रकार ने गवर्नर जनरल के विरोध में अखबार में लिखा, बंगाल हम्म गजट में। ये हम्म 1790 के करीब की बात कर रहा हूं विक्रम भाई, हम्म बहुत पहले। हम्म और सुनिए, पहला हमला किस पे किया? भारत के गवर्नर थे, जो उस समय गवर्नर जनरल नहीं हुए थे, गवर्नर पे हमला हम्म हुआ हम्म और शासन को चुनौती दे दी। उसको देश हम्म निकाला मिल गया, उसकी मशीनें हम्म बेच दी गई। हम्म ठीक है। तो भारत हम्म में तो पत्रकारिता की शुरुआत मैं बता रहा हूँ, उस समय कम थे ना, उस समय कहाँ कौन जानता था, लिखना नहीं हम्म जानते थे लोग, तो वो तो पत्रकार था पहली बात। अमृत बाजार पत्रिका के ये मोतीलाल जी जो थे और उनके भाई साहब हम्म कभी देखिए कि किस प्रकार का संघर्ष किया है। हम्म जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो देशी भाषाओं के अखबारों को जो बंद किया गया, जब किया गया, तो अमृत हम्म बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी वर्जन निकाल दिया उसका। और हम्म, सुनिए, वो दौर ऐसा था, मोतीलाल जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन हम्म नहीं, ये उद्धृत मैं रिकॉर्ड पे लेना चाहूंगा। हम्म इनको ये नहीं पता है कि पहले के लोग क्या करते थे, उनके लिए हम्म मैं ये कहूंगा, इजाजत दीजिए। हम्म बताएं। 1905 में ये का दौर था, कर्जन साहब हमारे हिंदुस्तान में थे और हम्म बड़े तानाशाह टाइप के। अब क्या हुआ कि वो जब इंटरव्यू देते थे, तो वो कैसे इंटरव्यू होता था, ये जरा जानिए। मैं आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हम्म होता ये था कि वो वाइसराय साहब जो है दूसरे कमरे में बैठे थे। हम्म भाई वाइसराय थे हिंदुस्तान के, हम्म वो कैसे बैठेंगे साधारण पत्रकार के आगे? तो हम्म उनका पत्रकार दूसरे कमरे में बैठता था। बीच में एक आदमी असिस्टेंट होता था वाइसरॉय का, जो वो हम्म कागज लाता था, एक क्वेश्चन लाता था, इनका क्वेश्चन लेके जाता था, वाइसरॉय साहब को देता था, वाइसरॉय कुछ कहते थे, उसको लिख के फिर इनको देता था। फिर दूसरा क्वेश्चन होता था, तीसरा ठीक है। आता था। मतलब तो एक वो। साहब ये दौर था। ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, कहना ये चाह रहा हूँ, कठोर से कठोर प्रश्न करते थे ये लेकिन जानते यहाँ थे पे कि भी ये मुझे हमारा लगता है अखबार अपना, बनेगा। यहाँ पे भी मुझे लगता है आप कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं। 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत बड़े बड़े अखबार इस देश के अंदर शुरू हुए हैं, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने भी एक अखबार शुरू किया है सर, वो भी जिक्र किया जाना नहीं नहीं, चाहिए। मैं किसी को छोड़ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको हिंदू मुसलमान के मसले पर नहीं ला रहा हूँ। हर हम्म भाषा, पारसियों के अखबार थे, पारसियों के हम्म अखबार थे, उर्दू के अखबार थे। सर हम्म सैयद तो बहुत बड़ा नाम है, उर्दू के हम्म अखबार थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम्म उन्होंने नहीं किया, मैंने तो एक अंग्रेज का, जिन्होंने की हिकी 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 हम्म साहब, हिकी गजट हम्म बंगाल गजट जिसको कहते थे, मैंने उसका वो। जी। आपके शायद हेडफोन की वायर पार हिल किया। गई है। हम्म हाँ हाँ ठीक है। तो वो जो हम्म है, इसी हम्म गजब की बात थी। उसके ठीक बाद है। मैं आ गया 1905 में, तो हाँ 1800 ठीक को है। तो मैंने अब छुआ उसको ही नहीं। छोड़ के हम वापस राजा मार्क टेली राममोहन पर रॉय। आते हैं। हाँ। मार्क टेली को अगर आप अपने तरीके से याद करना चाहें, मैंने ये भी समझ लिया आप कब से सुनते आ रहे थे उनको, उनकी आवाज आपको कहाँ पे ज्यादा प्रभावित करी 1984 के दंगों में। आप अगर आज याद करना चाहें उनको, जो उनका आखिरी जीवन गुजरा 1996 के बाद, जब उन्होंने बीबीसी को छोड़ दिया, फ्रीलांस जर्नलिज्म वो करने लगे, आप उनसे जाके मिले भी हैं, छोटा सा कुछ बताना चाहें उनके बारे में। जी। अब मैं आपको यही बता दूं कि उन्होंने क्यों छोड़ा बीबीसी। हम्म बाद में बात के अब उन्होंने पत्रकारिता भी छोड़ी, उन्होंने बीबीसी छोड़ दिया। उन्होंने बताया था कि बीबीसी में नौकरशाही बहुत स्ट्रांग होगी, ऑफिसर्स तय करते थे कैसे काम होगा, कैसे रिपोर्टिंग होगी। और वो जो कल्चर था ना पहले, हम्म स्वतंत्र पत्रकार का, बोलने का, कहाँ जाएगा, जो देखेगा वो बोलेगा, वो सब रोक दिया गया। तो इनको हम्म लगा कि भाई ये जो है अपने उसमें पेशे में, पत्रकारिता के पेशे के शीर्ष पर थे, मान सम्मान था, इनका सब कुछ था। तो ये क्यों रहे वहां? क्योंकि वो अपने पेशे से भी ऊपर उठ चुके थे, उनकी कीर्ति, उनका यश, वो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। ब्यूरोक्रेटाइजेशन को अक्सर हमको देखा, जैसे देख नहीं रहे, आज आपके हम्म प्रबंधक तय करते हैं ना संस्थानों में, आज तक में हम्म सरकार तय करती है, फिर प्रबंधन उसी तरह की बात करता है, फिर इनकर सारे वही भाषा बोलते हैं, तो बिल्कुल। इनको पसंद नहीं था।
नहीं, आखिरी दिनों में जब आप उनसे मिले तो मतलब आपको उनसे मिलने के बाद क्या लगा, कैसा महसूस किया वो, देखिए क्या? उन्होंने एक दो उन्होंने बहुत सारी बातें की। हम उतने वरिष्ठ आदमी से हम उनके ज्ञान की तो परीक्षा नहीं ले थे। दो चार हम्म। लम्हे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने। हिंदुस्तान में इतना कहा कि ये बहुत निराला देश है, बहुत अच्छा देश है, यहाँ हम्म। जीवंतता है, इस तरह की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे, गोरखों के बारे में बता रहे थे, और इस बात का हम्म। उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अपनी किताब से बताया कि फ्रॉम राज टू राजीव में, कि बोला हम्म। महात्मा गांधी की, मुझे याद है वो बता रहे थे कि मैंने जिक्र किया और जो पाया कि वो जो महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, लॉर्ड माउंट बेटन उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल हमारे वाइसरॉय जो थे लास्ट, हम्म। वो संबोधित कर रहे थे। गुरखा बटालियन उनके सामने खड़ी थी लाइन से, और उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हम्म। और सब बोलने के बाद एक अफसर में, एक आर्मी में एक वो होता है, चलन है, वो पूछते हैं लास्ट में किसी का कोई सवाल। जब हम्म। उन्होंने अपने सिपाहियों को संबोधित कर दिया, कहा किसी का कोई सवाल, तो एक गुरखा ने कहा उनसे, साहब जी कुछ तो गलत किया होगा ना, कुछ तो गलत किया होगा तभी गोली मारा है। अरे। ठीक है। तो नहीं कहा, उसके दिमाग में जो आया बड़ी सीधापन से। हम्म। वो आइडियोलॉग नहीं था, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से ये बातें कही, तो उसको दबाया नहीं उन्होंने। ही जस्ट स्माइल्ड, ही स्माइल्ड। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने साधुओं के बारे में कहा, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है और बताया भी मुझे। ये उत्तर प्रदेश के जो टॉप पुलिस बॉस होते हैं, आप जानते हैं ये लोग साधु बन जाते हैं ज्यादातर। जी। ज्यादातर उन्होंने बहुत सारे डाटा दिए। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर जनरल उत्तर प्रदेश पुलिस के साधु बन हम्म। गए, और उन्होंने उन हम्म। सब का भी जिक्र किया। तो बहुत सारी बातें वो करते ठीक थे। है। वो हिंदुस्तान को समझते थे, हमसे आपसे वो ज्यादा समझते हिंदुस्तान को समझते थे, यही एक लाइन बहुत बड़ी बात महत्वपूर्ण है उनके बारे में। उन्हें कहा भी यही जाता था, आधा अंग्रेज पूरा हिंदुस्तानी। सोचिएगा, देश आजाद हो थे। हाँ, चुका है, वो चाहता शख्स तो एक आसान और आलीशान जिंदगी जी सकता था, लेकिन वो फिर भी भारत आया क्योंकि उसे भारत से प्यार था। और उसने जो जर्नलिज्म किया वो मील का पत्थर साबित हुआ। उसके आसपास भी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वक्त का थोड़ा तकाजा है। बातचीत जो है कुछ अधूरी रहेगी, और भी बहुत सारे मुद्दे हो सकते थे। फिर आपके साथ किसी और मामले को लेकर जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। आपने वक्त दिया, आपका धन्यवाद। मार्क्सली को हमारा नमन। और ऐसी पत्रकारिता होनी चाहिए, नए युवा सीखें, ऐसे लोगों के जीवन को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अकरम भाई। धन्यवाद सर। नमस्कार।